तो बेटा पहली चीज तो ये है कि नया बैच शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेनली उन लोग के लिए है जिनका सिलेबस छूटा हुआ है कुछ भी, या फिर जिन्होंने इतना लेट ज्वाइन किया है कि वो नहीं रिलेट कर पा रहे, है ना। इसका मतलब आप लोग ये नहीं लगाओ क्लास छोड़ के कि ठीक है अब तो वहां कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ उस बैच की जरूरत नहीं है ना, कि कुछ लोगों को जिनको कंप्लीट कराना था उनका हो गया, तो वो रोक सकता हूँ कभी बीच में, ठीक है। तो आप लोग अपने जिस बैच में हो अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे पूरा, यही कोशिश करोगे, है ना। जिसने नहीं किया शुरुआत से, कि बहुत लेट जुड़े हैं, उनके लिए मेनली वो बैच है। और नए लोगों के लिए, या फिर उनके लिए है कि जो साथ में करना चाहे, मन है आपका इसके साथ वो भी करना चाहो तो आपका मन है, ठीक। वो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर दूंगा मैं कल, या फिर कर दी होगी कुछ आज इन्फॉर्मेशन बाकी, और कल उसके बारे में एग्जैक्ट बता दूंगा। फिलहाल अभी आगे देखते हैं, चैप्टर नंबर 15 एंड में हम लोग नया चैप्टर शुरू होना है, चैप्टर 16 देखोगे। तो कल लास्ट कफज ग्रहणी के बारे में बात हुई थी। कफज ग्रहणी, तो ये कुछ योग लिखे हैं। हमने क्षार की बात की थी कि क्षार जो होते हैं वो कफज ग्रहणी में इस्तेमाल किया जाता है। बाकी मध्वारिष्ट और पिंडासव, ये दो योग कहे थे, याद कर लेना। आगे देखोगे, एक क्षार गुटिका लिखी है, कह रहे हैं कृष्ण आत्रे ने बताई है ये कफज ग्रहणी की चिकित्सा में। तो क्षार गुटिका बाय कृष्ण आत्रे, कहाँ, इन कफज ग्रहणी, याद रखिए। अत्यग्नि में नारी क्षीर उदुम्बर दोनों का प्रयोग करते हैं, गोधूम चूर्ण का प्रयोग करते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नीचे कुछ और योग लिखे हुए हैं, एक लिखा है मधुक आदि योग। वो शत क्षीण हिक्का श्वास में यूज होता है, कोई जरूरी नहीं है। पिंड तेल देख पा रहे हो, वातरक में यूज करते हैं, एक्सटर्नली यूज किया जाता है, बहुत जरूरी है। पिंड रस वाजीकरण में यूज होता है। क्षार वटिका उदर रोगों में है। क्षार गुड़िका शोथ में है। क्षार चूर्ण शूल के अंदर है। ये सारी बातें भी टाइम टू टाइम हो चुकी होंगी। इसी चैप्टर के अंदर ग्रहणी दोष नाशक 5 यवागु का उल्लेख है, तो नंबर याद रख सकते हो कि कितनी यवागु बताई गई हैं ग्रहणी दोष नष्ट करने के लिए। 5 यवागु यहाँ बताई गई हैं। मनीषा, जी सर। काश्यप ने दोष बताए हैं यवागु में, कुछ कितने दोष हैं। सर रिपीट कर दीजिए सर। यवागु में कुछ दोष बताए हैं काश्यप ने। 19 सर। और कोई। 11। 21, 21। 21, 21 है ना, ठीक है। तो ग्रहणी दोष नाशक सर 5। ये पंच हाँ बेटा। सर ये पंचकोश शब्द यूज है। पंचकोश शब्द यूज। हाँ लिखा तो यही है, बात ग्रहणी जरूरी पॉइंट नहीं है। कुछ डाउट है इसमें। सर जवाबों बोलिए। वातिक ग्रहणी में दिया हुआ है ना, देख लेते हैं। देख पा रहे हो श्लोक नंबर, अगर एग्जैक्ट प्रेफरेंस है बता दो, नहीं तो मैं करेक्ट कराएगा हूँ देख के। नहीं बेटा यही है, करेक्ट लिखा हुआ है। पंचकोल से सिद्ध किया हुआ यूज, श्लोक नंबर 115 है, ठीक है। तो करेक्ट ही है, तो अलग से लिखवाए हुए पॉइंट होंगे। तो ग्रहणी दोष नाशक 5 यवागु बताए गए हैं, पंचकोल सिद्ध यूज बताया गया वातिक ग्रहणी के अंदर, देख लेंगे अलग पॉइंट है क्योंकि। और ये क्वेश्चन जो है गाइड्स में है, इसलिए लिखवाया है मैंने, ठीक है। मार्क किया हुआ है मेरे पास, गाइड का क्वेश्चन है ये। टकरारिस्ट, तो शोथ गुल्म अर्श कृमि में उदर रोग, इन सबको हरने वाला है, यहाँ पढ़ाई आपने। वत्सक आदि क्षार कफज ग्रहणी, रटने की जरूरत नहीं, कफज ग्रहणी में क्षार यूज कर रहे हैं सारे। गोधूम चूर्ण का मंथ यूज किया जा रहा है ग्रहणी विकारों में ही, गोधूम चूर्ण मंथ, ये भी गाइड का क्वेश्चन है। गोधूम चूर्ण का मंथ बना के। और एक लास्ट में देख पा रहे हो रक्त मोक्षण, ठीक है। तो ग्रहणी दोष नाशक 5 यवागु, पंचकोल सिद्धयूष वातिक ग्रहणी में, तक्ररिष्ट तो वो भी यही ग्रहणी में, वत्सक आदि क्षार कफज ग्रहणी, गोधूम चूर्ण मंथ का प्रयोग हुआ है, गोधूम चूर्ण मंथ। इसको भी देखना चाहो तो इसका भी श्लोक बता देता हूँ आपको। ये है श्लोक नंबर 226, ठीक है। वहीं लिखा है कि रक्त मोक्षण भी कराना चाहिए। ये भस्मक रोग में है मेनली, वैसे ये दोनों जो है ना, लास्ट वाले दोनों, इसके आगे भस्मक लिख लो आप। रक्त मोक्षण तो ध्यान ही होगा, कल पढ़ा था हम लोगों ने, अत्यग्नि में रक्त मोक्षण भी कराते हैं। बाकी गोधूम चूर्ण मंत्र ये भी दिया हुआ है अत्यग्नि के अंदर ही। नेक्स्ट आ जाओ, तो चैप्टर कंप्लीट हुआ चैप्टर नंबर 15। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 16। चैप्टर का नाम है पांडु चिकित्सा अध्याय। तो हम लोग यही पांडु पढ़ेंगे यही,
कामला भी पढ़ेंगे। साधारण अंडरस्टैंडिंग के लिए पांडु से हम लोग एनीमिया समझेंगे और कामला से हम लोग जॉन्डिस समझेंगे। ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन जो पहले माइंड में आने चाहिए वो क्या आने चाहिए कि भाई पांडु क्या कोई पूछ ले, मतलब मॉडर्न में एनीमिया क्या है। तो एनीमिया है कि नॉर्मल जो लेवल हम लोग मानते हैं एचबी के उससे कम लेवल हो, उसको हम लोग कह देते हैं कि एनीमिक है। वो कितना होता है लेवल लगभग, तो मेल में अगर बात कर लो तो कहीं 12 से 14 के आसपास मान सकते हो नॉर्मल लेवल, है ना। थोड़ा रेंज होती है, हल्का बहुत वेरी करता है। फीमेल में यही लेवल आप 10 से 12 के बीच मान सकते हो। ठीक है। महिलाओं में नेचुरली ही थोड़ा वो एनेमिक रहती हैं, हमने पीछे पढ़ा भी है। जब सुश्रुत में भी आपने देखा है कि अम्ल शिशिर प्रीति वो क्यों रहती है महिलाओं में ज्यादा, है ना। तो उसका कारण हमने देखा कि कहीं ना कहीं रक्त क्षय की कंडीशन होती है। ठीक, तो एक तो वो बात हो गई। दूसरा बेटा है कि इंडिया में किस तरह का एनीमिया कॉमनली मिलता है ना। तो मेनली हम दो तरह का एनीमिया पढ़ेंगे, एक मैक्रोसिटिक एक माइक्रोसिटिक, एक नॉर्मोसिटिक भी होता है। लेकिन जो पैथोलॉजिकल ज्यादा कंडीशन मेन है वो ये नॉर्मोसिटिक, माफ करो, मैक्रोसिटिक और माइक्रोसिटिक, है ना। साइज बड़ा होना सेल्स का और साइज छोटा होना। तो इंडिया में जो मिलता है वो माइक्रोसिटिक टाइप का ज्यादा मिलता है। वो किसकी कमी की वजह से होता है? आयरन डेफिशिएंसी की वजह। लिख लेना पॉइंट, यहाँ लिखे नहीं होंगे शायद ये। तो आयरन डेफिशिएंट एनीमिया इंडिया में कॉमनली मिलता है। और इंडिया में ही नहीं, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि जो विकासशील देश हैं या जो पिछड़े हुए देश हैं, यानी जहाँ पे अपनी जो नीड्स हैं वो नहीं कंट्री मीट कर पा रहा है, तो वहाँ के लोगों में किस तरह की कंडीशन डेवलप होती है? तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वाली, उसमें मेनली आयरन डेफिशिएंट। क्लियर। तो आयरन डेफिशिएंट एनीमिया इंडिया में कॉमन है। किसकी वजह से होता है? मैंने कहा माइक्रोसिटिक, तो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। दूसरा जो मैक्रोसिटिक की बात है वो फॉलिक एसिड और विटामिन बी 12, मेनली उनके बारे में हम बात करते हैं, फॉलिक एसिड और बी 12 की कमी की वजह से। कुछ नॉर्मल कंडीशन है जहाँ पे ये लेवल जो है एचबी का कम रहता है, जैसे प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो जनरली महिलाएं उस समय एनीमिक मिलती हैं। तो हम लोगों ने गायनी में पढ़ा भी है कि कब से शुरू कर देते हैं, बोलो, आयरन देना। स्टार्टिंग आयरन तो सर 3 मंथ। हम्म। फॉलिक एसिड स्टार्टिंग से ही देते सर हैं। 4 मंथ सेकंड सर ट्राइमेस्टर। 5th मंथ। ठीक है। देखो कुल मिला के बात तो ये है कि आजकल तो ये है कि जब पहली बार पेशेंट मिलता है तब से ही शुरू कर देते हैं, है ना। तो उसमें नहीं, उस सवाल में एक्चुअली कुछ और पूछना चाह रहा था। वो था आपका विटामिन ए का भी पढ़ा है ना वहाँ? नहीं देखा था? फॉलिक एसिड देखा था सर। फॉलिक एसिड और वही था सर, 3 मंथ ठीक से है। आई है। 21 से 22 हफ्ते, हाँ सही कह रहे हो, वो तो वो ठीक ही है ना। लेकिन ये भी प्रैक्टिस में यही है कि शुरुआत से ही देना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन जो मिलता है वो ये मिलता है फिर, अगर क्वेश्चन की बात करें तो, कि कब सिम्टम दिखाई देने लगते हैं आयरन डेफिशिएंसी के। तो फिर वो ये याद रखो जो बताया ना भाई, कि कब से देना शुरू कर देते हैं, तो लगभग यही टाइम है, 21 22 हफ्ते के आसपास। तो यहाँ पे दिखाई देने लगती है आयरन डेफिशिएंसी जो है। क्लियर। चलो ठीक है। तो एक बात तो ये हुई एनीमिया के बारे में जो बातें हुई। और दूसरा आपका आ जाता है कि चलो कामला। तो कामला में भी मेनली जो हम याद रखेंगे वो मेनली दो ही चीजें हैं वहां पे। एक याद रखेंगे कि कुछ कंडीशंस होती हैं वो हिपैटिक प्री हिपैटिक होती हैं। कुछ कंडीशन होती है मेनली पोस्ट हिपैटिक होती हैं। तो पोस्ट हिपैटिक वाले कंडीशन में जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो हम बात कर लेते हैं, कि वो एक चीज आ जाती है, उसको याद रखना। वो पोस्ट हिपैटिक कंडीशन है, यानी लीवर के बाद कोई पैथोलॉजी डेवलप हुई जिसकी वजह से वो हुआ। उसमें एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनमें से किस कंडीशन की वजह से ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है। तो वो क्वेश्चन क्या होता है? वो होता है कि पैंक्रियाटिक हेड का कार्सिनोमा, जो पैंक्रियास का हेड है उसमें अगर कार्सिनोमा हो जाए, उसका साइज ज्यादा बढ़ जाए, तो वो क्या करता है? जो हमारी सीबीडी को ब्लॉक हाँ करना। सीवीडी है उसको ब्लॉक कर लेता है। क्लियर। तो उसको याद रखना। तो पैंक्रियाटिक हेड कार्सिनोमा जो है वो कारण हो सकता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का, यानी पोस्ट हेपेटिक जो जॉन्डिस हो रहा है उसका कारण हो सकता है। बाकी चलो देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। एक दो चीजें जो आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ वो भी लास्ट बता देता हूँ चलो। एक आपको ये बताया होगा कि जो लोग काम करते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर, उनको क्या विकार होने की संभावना होती है। तो वहां हमने देखा होगा एनीमिया। ठीक है, ट्रैफिक पुलिसमैन। हाँ बेटा, इंडस्ट्रियल। आईएलडी भी पढ़ा है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, क्लियर है। और साथ में एक एनीमिया भी आपको वहां पढ़ाया होगा। ठीक है, तो एनीमिया और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, तो उसमें हमने उदाहरण भी देखा कि ट्रैफिक पुलिसमैन है या पेट्रोल पंप पे काम करने वाला जो व्यक्ति है। एक हलीमा कंडीशन की बात की होगी, तो वो भी हम पांडु के साथ ही पढ़ते हैं, पांडु कामला के। तो वो क्या है कि एक स्त्री जो है अब काम करती है बंद स्थान पे जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, आर्द्रता रहती है ज्यादा, नमी ज्यादा, ह्यूमिडिटी, उसको क्या रोग होने की संभावना है। तो वहां हमने आंसर देखा, हलीमक है उसका आंसर। ठीक।
तो इतनी बातें याद रखोगे। अब फिलहाल चैप्टर पे आ जाता है, क्या लिखा हुआ है देखते हैं। तो चरक चिकित्सा 16, पांडु चिकित्सा अध्याय ध्यान से देखते हैं। तो पांडुस्तु पीत भाग अर्धा, केत की धूलि सन्निभा। तो कह रहे हैं पांडु में जो है व्यक्ति कैसे होगा, केत की धूलि सन्निभा। तो इसका वर्ण जो है, तो जैसा पांडु में वर्ण हो जाता है ना कि ना तो वो व्हाइट ही होता है, और मेंढक की तरह कह लो एक तरीके से, उस तरह का जो कलर होता है थोड़ा सा, तो वैसा केत की धूलि सन्निभा वर्ड याद रखोगे, इसके साथ कंपेयर करना है। चरक वाग्भट माधव, 5 प्रकार का उन्होंने बताया पांडु होता है। वातिक, पैतिक, कफच, सन्निपातिक और मृत्तिका भक्षण जन्य। मृत्तिका भक्षण यानी मिट्टी खाने से होने वाला पांडु। ठीक है, हम लोग इसको उल्टा समझते हैं। हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि लोग मिट्टी तब खाने लगते हैं जब उनको एनीमिया हो जाता है, लेकिन यहाँ जो बताया अलग तरीके से बताया हुआ है कि मिट्टी खाने से पांडु हो जाता है। क्लियर। आगे देखो, सुश्रुत, उन्होंने 4 तरह का कहा पांडु। वातिक, पैतिक, कफच, सन्निपातिक। तो मृत्तिका भक्षण जन्य पांडु जो है वो भेद इन्होंने नहीं बताया, ये जरूरी बात है। ठीक है, आगे बात करेंगे क्यों नहीं बात की। हारित देखें तो 8 तरह के पांडु बताए। तो 5 तो यही टाइप है चरक वाले, वीपी के एस और मिट्टी खाने से होने वाला। 3 अलग बताए, कामला, कुंभ कामला और हलिमक। कामला, कुंभ कामला और हलिमक। टोटल 8 भेद हो जाते हैं। आचार्य सुश्रुत की बात करें तो टाइप तो उन्होंने 5 ही माफ करें 4 ही बताए हैं, लेकिन उसके अलावा देखो कि कामला, कुंभ कामला, हलिमक, इनको पांडु का पर्याय माना। ठीक है, तो कह दिया कि ये भी मतलब पांडु ही है। इवन एक्सप्लेन भी किया है क्या क्या है, लेकिन इनको पर्याय की तरह ही पढ़ा है, इसको काउंट नहीं किया पांडु के भेदों में। पांडु के भेद उन्होंने 4 ही बताए, वीपी के एस। क्लियर। इसके अलावा पान की, लाघरक, अलसाख्य, तो इनका भी उल्लेख किया है। याद रखना, भेद पूछे उनके तो आपको 4 ही लगाने हैं पांडु के, सुश्रुत के। ये उन्होंने एक्सप्लेन किया और पढ़ेंगे हम आगे क्या क्या है। पांडु का रोगी यदि सहसा अम्ल आदि अपथ्य पदार्थों का सेवन करे तो उसके मुख पर विशेष रूप से पांडुवर्ण हो जाता है। इसके पूर्व रूप में तंद्रा और बलक्षय मिलता है, इसी को कामला कहते हैं। ठीक है, ये सुश्रुत वाला लिखा हुआ है कि कामला क्या होता है। तो वो कह रहे हैं, पहला तो कामला का निदान क्या है। तो कामला का निदान बताया कि पांडु का रोगी है और वो अम्ल द्रव्य जो है या पित्त को बढ़ाने वाले द्रव्य जो है उनका अधिक मात्रा में अगर सेवन करता है तो उसको कामला हो जाता है। प्लस कह रहे हैं कि इसमें खासियत क्या है पांडु से अलग कामला के अंदर, कि होता तो ये पांडु ही है, लेकिन इसमें चेहरे पे विशेष रूप से पांडु वर्ण दिखाई देगा, तो उसको इन्होंने कह दिया कामला, सुश्रुत ने। ठीक है, और देख लो, कह रहे हैं अगर साथ साथ शोफ और पर्व भेद मिले, मतलब बॉडी में स्वेलिंग भी आ गई है ना, जो पोरवे हैं, पर्व हैं, जॉइंट्स हैं, उनमें पेन हो रहा है मान लो, तो उसी को कह रहे हैं कुंभ कामला कह देते हैं। और ज्वर, अंगमर्द, भ्रम, तंद्राशय, ये सारी चीजें हो तो उसको लाघ्रक या अल्साख्य कहते हैं। हलीमक, हलीमक की बात कर रहे हैं कि वात और पित्त दोष की वजह से होता है। बहुत बहुत जरूरी है, दोष पूछता है हलीमक में दोष क्या है। तो वात और पित्त दोष है, याद रखना। व्यक्ति का वर्ण कैसा हो जाता है, हरित पीत नील वर्ण हो जाना कह रहे हैं। ठीक है, हरित पीत नील वर्ण हो जाना, तो ये हलीमक का वर्ण है। वाग्भट ने हलीमक को ही लोढ़र या अलस नाम से भी लिखा है, लोढ़र या अलस भी कहा है वाग्भट ने। अभी एक बार फिर पढ़ेंगे, बस एक बार रीडिंग लगा लो पहले। नेक्स्ट पान की है। पान की बहुत जरूरी है। ठीक है, 2 सवाल बनते हैं पान की के ऊपर। एक तो ये कि किस में इनमें से नेत्र रोग मिलते हैं। तो पानकी के अंदर नेत्रों का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, नेत्र रोगश्च। ठीक। दूसरा रख के पूछ लेता है लाइन की किससे संबंधित है, कि संतापो भिन्न वर्चस्व बहिर्अंतश्च पीतता। कि संताप होता है, भिन्न वर्च यानी अतिसार हो जाना, और शरीर अंदर बाहर हर तरफ से आपको पीला दिखाई दे रहा है। मतलब यह है कि आ, आंखें चेक कर लो, चेहरा चेक कर लो, कि सब में येलोइश डिस्कलरेशन आपको दिखाई देने लगेगा। क्लियर है, तो वो है कंडीशन पान की। चक्रपाणी ने पान की रोग के अंदर लाक्षणिक चिकित्सा बताई है, कि जैसे लक्षण आ रहे हो उस तरह से चिकित्सा करनी है, देख के। क्लियर, चलो एक बार और देखते हैं। तो देखो, पांडु में पहले हमने देखा कि केत की धूलि सन्निभा जो वर्ण है, वो आपको कंपेयरिंग किससे हो रहा है या कंपैरिजन किससे हो रहा है वो वर्ड याद रखना है, केत की धूलि सन्निभा। दूसरी बात, भेद कितने हैं। तो सबके 5 भेद हैं, सुश्रुत के 4 हैं, हारित के 8 हैं। जो चरक के 5 भेद है ना, एक है मिट्टी खाने से होने वाला पांडु। सुश्रुत ने वो टाइप नहीं बताया। चरक ने भी आगे चल के ऐसा कहा है कि भाई मिट्टी खाने से फाइनली होते यही वाले पांडु हैं, वातिक, पैतिक, कफजी। कि व्यक्ति जैसे मिट्टी खाएगा उसको वैसा ही पांडु हो जाता है। तो हम पढ़ेंगे, कयूम करके एक वर्ड पढ़ेंगे। तो का से मतलब कषाय, ऊ से ऊसर मतलब कयू, माँ से मधुर।
तो क्रमशः कषाय, ऊसर और मधुर मिट्टी खाने से वातिक, पैत्तिक, कफज पांडु होता है, ऐसा चरक ने भी बताया आगे चल के। क्लियर, वो हम पढ़ेंगे। सुश्रुत के 4 टाइप हैं, वीपीकेएस, और हारित के 8 टाइप हैं, 5 चरक वाले, प्लस कामला, कुंभ कामला और हलीमक। कामला, कुंभ कामला, हलीमक। अब ये कामला, कुंभ कामला, हलीमक क्या है, इसको हमने देखा कि कामला में सुश्रुत कह रहे हैं कि भाई चेहरे पे विशेष रूप से पांडु बाण आ जाए। ठीक है, पांडु का रोगी है, ज्यादा अम्ल द्रव्य खा रहा है, पित्त बढ़ा उसका, और चेहरे पे विशेष रूप से पांडुता दिखाई दे, तो वो कामला है। कुंभ कामला कह रहे हैं अब अगर साथ में शोफ और पर्व भेद होने लगे तो उसको कुंभ कामला कहते हैं। ठीक है, और अलस जो है वो कुछ खास है नहीं, ये लिखा है यहाँ पे देख सकते हो, जो रंगबंद, इसको हम याद भी नहीं करते, इतना खास नहीं है। हलीमक में हमने याद किया कि दोष क्या है, वात और पित्त दोष है हलीमक के अंदर, वो स्पेशली याद रखोगे, वात पित्त। वर्ण कैसा हो रहा है व्यक्ति का, हरित पीत नील वर्ण का हो जा रहा है, हरित पीत नील वर्ण याद रखेंगे। पान की अगेन बहुत जरूरी है, एक तो नेत्र रोग मिलते हैं इसके अंदर, और बहिरअंतश्चा पीतता, है ना, शरीर में अंदर बाहर पीलापन, बहिरअंतश्चा पीतता। चक्रपाणी ने इसमें लाक्षणिक चिकित्सा बताई है, तो ये है। आगे देखिए, पांडु में दुष्य क्या होते हैं, तो हम लोगों ने याद किया था कि चरक पांडु से मरते, कामला से मरे। तो चरक पांडु से मरते मतलब मांस, रक्त और त्वचा, ये दुष्य है। कामला से मरे, मरे मतलब मांस और रक्त, तो ये दुष्य है। आपको ये भी बताया था कि आचार्य चरक के अनुसार पांडु किस धातु प्रदोषज विकारों के अंदर आता है। रस रस, रस ठीक है। सर रस रस धातु। ठीक है बेटा, तो रस धातु प्रदोषज विकार है, वो अपनी जगह याद रखना। लेकिन जब दूसरे पूछे तो यही 3 लगाने हैं कि चरक पांडु से मरते, यानी मांस, रक्त और त्वचा। सुश्रुत देख पा रहे हो, तो रक्त लिखा हुआ है उनका दूसरे सर। आगे चलें। सुश्रुत के यहाँ 2 पॉइंट देख पा रहे हो कि स्तन रोगों में और भगंदर में उन्होंने मांस और रक्त दूष्य बताए हैं, यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ कट गया, आप लिख सकते हो सामने मांस और रक्त। तो ट्रिक ऐसे लिखी है कि सुश्रुत स्तन और भगंदर रोग से मरे। ठीक है, तो स्तन रोगों में और भगंदर में मांस और रक्त का दूषण। नेक्स्ट देखो, संप्राप्ति। तो जैसा आपको शुरू में ही कहा मैंने कि ज्वर, फिर उसके बाद ग्रहणी, और एक ये पांडु, ये 3 चैप्टर शुरुआत के 25 में अगर हम बात करें बहुत जरूरी है। तो संप्राप्ति वगैरह ध्यान से देख लेना। एनीमिया भी ऐसा टॉपिक है कि आप लोग आयुर्वेद के हो, इंटरव्यू फेस करोगे जहां भी जाओगे, तो व्यक्ति उम्मीद करेगा कि चलो हम ज्वर को अच्छे ठीक करेंगे, उधर रोगों को अच्छे से ठीक करेंगे, ग्रहणी को, है ना, बेसिक जो चीजें हैं, जैसे एनीमिक लोग आ रहे हैं तो उनको ठीक कर लेंगे। तो आपसे ये सवाल हमेशा बनेंगे, तो जरूरी होते हैं, तो याद रखा करो उनको। तो संप्राप्ति पे थोड़ा फोकस करोगे। बुक्स देख रहे हो तो श्लोक बता देता हूँ, श्लोक नंबर 4, 5 और 6। तो वहां ये संप्राप्ति लिखी हुई है, तो क्या कह रहे हैं कि दोषः पित्त प्रधानस्तु, यानी मेन दोष कौन सा है, पित्त है। आपने देख भी लिया कि पांडु का रोगी और ज्यादा खाता रहेगा पित्तवर्धक द्रव्य, तो कामला हो जाता है ना। तो दोष पित्त प्रधान होता है। शैथिल्यम तस्य धातु नाम, उसकी धातुएं जो है शिथिल हो जाती हैं व्यक्ति की। बल, वर्ण, स्नेह, ओज आदि अपने गुणों में क्षीण हो जाता है। आपको क्या याद रखना है, ओज, स्पेशली मार्क कर लेना। ओज यहां भी कहा गया कि ओज में कमी आ रही है। अल्प रक्तो अल्प मेदस्को निसारहा शिथिलेंद्रिय, व्यक्ति में रक्त की कमी हो जाती है, कह रहे हैं मेद की कमी हो जाती है, निसार हो जाता है देखने में, और इंद्रियां शिथिल हो जाते हैं। क्लियर। तो मेनली कि ओज का इन्वॉल्वमेंट है और दोष पित्त प्रधान है, इतना याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ निदान। तो निदान में निष्पाव, माश, पिन्याक, तिल, तेल, निषेवड़ात, तो श्लोक नंबर 7 का सेकंड हाफ है। तो ये जो निदान है, निष्पाव, माश, पिन्याक, तिल, तेल, स्पेशली याद रख लेना, लाइन रख के पूछेगा किस रोग का निदान है। तो आगे हिक्का और श्वास हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक ही चैप्टर है दोनों का, हिक्का श्वास। तो वहां भी देखोगे आप यही निदान, और यहाँ भी देख पा रहे हो, तो पांडु का भी, हिक्का का भी, श्वास का भी, तीनों रोगों का निदान है ये। निष्पाव, माश, पिन्याक, तिल, तेल, निषेवड़ात। ठीक। और देखें क्या होता है, कह रहे हैं पांडु में हृदय में रहने वाला साधक पित्त जो है उसकी दृष्टि होती है, जबकि रक्त पित्त के अंदर रंजक पित्त की दृष्टि होती है। ठीक है, यही साधक पित्त है मनोवर्थित अभिलाषा पूर्ण कराने वाला, बार बार कहता हूं मैं, जरूरी पॉइंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ पूर्व रूप के ऊपर, तो ये भी रट लेना है। हृदय स्पंदनम, रोगक्षयम, सुवेदा भाव, श्रमस्तथा। तो क्या होता है एनीमिया के अंदर, हृदय में स्पंदन, है ना, पेशेंट आके कहते हैं कि दिल, मेरे पास जो आते हैं आके बोलते हैं दिल धकड़ धकड़ करता है डॉक्टर साहब, है ना, तो धकड़ धकड़ मतलब पैल्पिटेशन। रोगक्षम, ठीक है,
स्किन ड्राई हो जाती है, स्वेद का अभाव, स्वेटिंग कम हो रही है, और श्रमस्तथा यानी थोड़ी सी मेहनत करने भी थक जाना। तो समझ आता है लेकिन रटना है आपको। तो हृदय स्पंदनम, रोगक्षयम, स्वेदभाव, श्रमस्तथा, बिल्कुल रट लोगे लाइनिंग। सुश्रुत देख रहे हैं, त्वक स्फोट, निष्ठीवन, गात्रसाद, मृद भक्षण, प्रेक्षण, कूटशोथ और आविपाक। तो त्वचा में स्फोट हो रहे हैं, निष्ठीवन, बार बार स्पिट कर रहा है व्यक्ति, गात्रसाद, मृद भक्षण, मिट्टी खाना, प्रेक्षण, कूटशोथ, ये जरूरी है पॉइंट, मतलब पेरियोर्बिटल एडेमा, आंखों के चारों तरफ स्वेलिंग होना। शिवांगी, किस शोथ में बताई है? वातिक, पैतिक, कफज शोथ में अगर बात करूं तो ये जनरली कहाँ मिलता है? प्रेक्षण कूट शोथ। और और वातिक में। बाकी सबको भी ये लगता है कफ कफज में मिलना चाहिए लॉजिकली, कफ ठीक है ना? कफ न्यूट्रिशनल ओरिजिन किडनी के कहा लिए। था, किडनी की वजह से, ठीक। तो प्रेक्षण कूट शोथ। चलो दूसरा सवाल का जवाब दोगे शिवांगी। किस रोग की चिकित्सा ठीक है, में स्टीवन चिकित्सा बताई गई है? कफज में ही है, कफज ग्रहण। कफज ग्रहणी में, ठीक है। आगे देखो, तो ये याद कर लेना। इसमें जो अविपाक पॉइंट देख रहे हो ना, इस पे एक बार फोकस करके क्वेश्चन बना चुका है, अविपाक। तो ये मेन बात हो जाती है कि जो चीजें खा रहे हैं डाइजेस्ट नहीं हो रही, इसलिए रस नहीं बन रहा, प्रॉपर रक्त नहीं बन रहा, क्लियर? तो देख लेना। नेक्स्ट है सामान्य लक्षण। कर्णश्वेड, हत अनल, शून अक्षिकूट, क्षीण लोम, हत प्रभ, शिशिर द्वेषी, स्टीवन, अल्पवाक और पिंडिकोद्वेष्टन। तो वही कानों में आवाज सुनाई देना। हत अनल, अग्निमांद्य हो गया। शून अक्षिकूट, आंखों के आसपास स्वेलिंग आ रही है। क्षीण लोम, तो बाल भी गिरने लगे, तो ये भी एक कारण सोच सकते हो, कभी हेयरफॉल किसी को हो रहा हो तो। हत प्रभा, शिशिर द्वेषी, शिशिर द्वेषी हो जाते हैं, स्टीवन बार बार हो रहा है वही। अल्पवाक और पिंडिकोद्वेष्टन। मेनली क्या याद रखना है? ये कर्णश्वेड पे फोकस कर लेना, हत प्रभ देख लेना, हत अनल हत प्रभ दोनों है, और शिशिर द्वेषी, इतनों पे फोकस कर लेना। पिंडिकोद्वेष्टन देख रहे हो, यहाँ नहीं पूछा जाता, ये एक ही जगह पूछा जाता है। बोलो किस वेग को धारण करने पे होता है? मल मल। ठीक है, तो पुरीश पुरुष का, पुरुषा मल, हाँ ठीक है, उसका वेग धारण करने पे ये पिंडिकोद्वेष्टन कैरेक्टर मिलता है। नेक्स्ट यहाँ देख पा रहे हैं, शून गंड अक्षिकूट, ऐसा शब्द कह रहे हैं आमाजीर्ण के लक्षण में भी मिलता है। शून गंड अक्षि यानी स्वेलिंग हो रही है, तो चेहरे पे, आंखों के आसपास, तो आमाजीर्ण के अंदर भी ऐसा मिलता है। पिंडिकोद्वेष्टन यहाँ लिखा भी है, पांडु में और पुरुष वेग धारण में मिलता है। कोई खास पॉइंट नहीं है, आगे चलेंगे। पित्तज पांडु, दुर्गंधता, भिन्नवर्च, तम, कुछ खास नहीं। कफज पांडु, वाक स्वर्ग है, अगेन कुछ खास नहीं है। त्रिदोषज पांडु, सुदुसहम, ये देख सकते हो कि ठीक करना थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट आ जाओ, जरूरी पॉइंट ये है, मृद भक्षण जन्य पांडु, कि जैसे मिट्टी खाएगा वैसा ही पांडु होगा। तो तीन तरह की मिट्टी लिखी हुई है, कषाय, ऊसर और मधुर। इनसे क्रमशः वातिक, पैतिक और कफज पांडु होता है। कषाय मिट्टी से वातिक, समझ सकते हो, कषाय रस वात को बढ़ाएगा। ऊसर मिट्टी से पित्त, ठीक है, तो जो भी ऊसर रस होते हैं वो भी पित्त को बढ़ाने वाले माने जाते हैं। और मधुर से कफ। आगे देखिए, शून गंड अक्षी कूट ध्रुव, शून पाद नाभि मेहना, क्रमि कोष्ठोति सार्य, मलम सा असरक, कफान्वितम। तो ये श्लोक किसका है? ये मृद भक्षण जन्य पांडु जो आप लोग पढ़ रहे होगे, मिट्टी खाने से जो पांडु होता है। लिख लो चाहे तो यहाँ, क्योंकि लिखा नहीं है, जो ऊपर लिखा है बस यहाँ से रिलेट कर सकते हो। तो क्या क्या लक्षण आते हैं, रख के पूछ लेता है श्लोक। तो शून गंड अक्षी कूट भ्रू, तो एक तो स्वेलिंग आ रही है चेहरे पे पूरे। शून पाद नाभि मेहना, स्वेलिंग आ रही है पैरों पर, नाभि पे, मेहन, ठीक है, बेड में। कृमि कोष्ठ होती सार रहते हैं, है ना? ऐसा कहते हैं मिट्टी खा रहे हैं कि कीड़े होंगे, बच्चों को एकदम कह देते हैं बड़े लोग कि पेट में कीड़े होंगे, इसकी दवा खिला दो, है ना? तो कृमि कोष्ठ होती सार रहते हैं कि अतिसार में कृमि आ रहे हैं। मलम सहस्र कफान्वितम, मल जो है वो रक्त मिला हुआ, कफ मिला हुआ आ रहा है, तो ये मृद भक्षण पांडु का लक्षण है। असाध्यता, पांडु कब ठीक नहीं होने वाला? तो कह रहे हैं चिरोत्पन्ना खरी भूतो ना सिद्ध्यते, कि बहुत पुराना हो गया पांडु जो है, ठीक है, तो अब वो ठीक नहीं होगा। खरी भूत, व्यक्ति बिल्कुल खर हो गया, मतलब धातु उसके बिल्कुल क्षीण हो चुके हैं, तो अब ठीक नहीं होने वाला है। पांडु को महागत का आचार्य हारित ने, वो जरूरी नहीं है। परिणाम शूल को महागत का मधुकोश ने, उसको देख लेना, बाकी आपको तो पता ही है। चलो बता दो, मंजिता एको महागत, सर अतत्वाभिनिवेश। आतत्वाभिनिवेश, ठीक।
बार बार सवाल करता हूँ, इसीलिए करता रहता हूँ कि याद हो जाए जरूरी चीजें, उसको इग्नोर मत किया करो। सोचा करो कि सर पूछ रहे हैं तो कुछ जरूरी होगा बार बार। तो परिणाम शूल महागत मधुकोश ने कहा है, यहाँ देख रहे हो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काम करने वालों को आईएलडी इंडस्ट्रियल लंग डिजीज होने की संभावना है, ट्रैफिक पुलिस वालों को आईएलडी एनीमिया होने की संभावना है, पांडु में ओज का इन्वॉल्वमेंट होता है, साधक पित्त मन और चित्त अभिलाषा को पूर्ण कराने वाला होता है। तो सारे पॉइंट लिखे हैं आपके लिए। नेक्स्ट आ जाओ कामला। तो कामला जानते हैं अभी हम कि पांडु रोगी तो यो अत्यर्थम पित्तलानी निषेवते, कि पांडु का रोगी जो अत्यधिक पित्तवर्धक द्रव्यों का सेवन करता है, ठीक है, तो उसमें बढ़ा हुआ पित्त जो है वो रक्त और मांस को दूषित करके कामला रोग को उत्पन्न करता है। आपको पहले से ही पता है, चरक पांडु से मरते, कामला से मरे, मरे यानी मांस और रक्त। क्लियर। और क्यों होता है? पित्तवर्धक अधिक द्रव्यों के सेवन से पांडु होने के बाद। तो इसको कई लोग ऐसे भी कह देते हैं कि यहाँ जो कामला बताया हुआ है ना, तो इंडिपेंडेंट कामला की बात नहीं है, कि कामला के दो भेद मान सकते हैं, एक स्वतंत्र जो होता है, मतलब जहाँ पांडु नहीं था पहले, और एक वैसे कि उसके अधीन, कि पहले पांडु है फिर कामला हुआ। ठीक है, तो वो चलो बहस का विषय है। आगे देखो लक्षण क्या मिलते हैं। पहले एक सवाल हो जाए, अंशुल, यस सर। कामला की चिकित्सा। सिर्फ मृदु विरेचन। मृदु, एक शब्द और छूट गया बीच में, सही सुनाया आपने। और कोई? मृदु भी तिक्ते मृदु काम तिक्त विरेचन। मृदु तिक्त विरेचन। ठीक है, तो मृदु तिक्त, द्रव्यों से मृदु विरेचन। ठीक है, अच्छी बात है बेटा। ठीक है, तो मृदु तिक्त विरेचन कराते हैं, और जबकि पांडु में हमने देखा है वहां तीक्ष्ण संशोधन कराते हैं हम लोग। तो ये मेन बात है, बाकी अब देख लोगे पे आप। तो लक्षणों में क्या मिलने वाला है यहाँ पर, श्लोक नंबर 35-36 है आपकी बुक्स का। तो हारिद्र नेत्रा साभ्रशम, हारिद्र त्वग्नख आनना। तो हारिद्र वर्ण हल्दी के समान, मतलब येलोइश। ठीक है, एक हरिद्र वर्ण याद रखोगे, इजी है। रक्तपीत शक्रण मूत्र, कह रहे हैं मल है मूत्र है, इनका वर्ण कैसा हो जा रहा है, रक्त और पीत। इस पे सवाल आया हुआ है वर्ण के ऊपर। यहाँ जो सवाल बनते हैं कि हलीमक में वर्ण क्या हो जाता है, पांडु में कैसा वर्ण होता है, यहाँ कामला में कैसा वर्ण होता है, कुंभ कामला में कैसा वर्ण होता है, तो इसको फोकस करना है, इस पे सवाल आता है। तो पांडु में तो आपने देख लिया कि पांडु वर्ण हुआ, फिर कामला की बात आई तो यहाँ पे हल्दी के समान, यहाँ आया रक्तपीत शक्रण मूत्रो। भेक वर्ण हतेंद्रिय, भेक अगेन वही मेंढक के समान, बरसाती मेंढक। और हत इंद्रिय, इंद्रियां ठीक से काम नहीं करती। अष्टांग हृदय ने रक्तजर्ष के अंदर ये वर्ण बताया है भेकाक। दाह पाक, दाह आविपाक है बेटा, ये पाक नहीं है, इसको सही कर लेना, पाक नहीं है, दाह और आविपाक, जो मैंने आपसे कहा ये जरूरी पॉइंट है, आविपाक। तो दाह, आविपाक और दौर्बल्यम। ठीक है, पित्त की प्रधानता होती है, ये देख ही चुके हैं हम लोग। भेद पे आ जाओ तो दो भेद हैं, एक कोष्ठ आश्रित, एक शाखा आश्रित। तो क्या लगता है कौन सा ठीक करना आसान होता है, कोई भी रोग, कोष्ठ आश्रित आसान होता है या शाखा आश्रित? कोष्ठाश्रित। क्लियर। हाँ बेटा, तो जो शाखा आश्रित भी होते हैं ना, उनको पहले हम कोष्ठ के अंदर लाते हैं, फिर उनको निकालते हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, तो मुझे बता दोगे स्मृति, बेटा दोषों को यस सर। शाखा से कोष्ठ में लाने के क्या साधन है? सर वायु, और से चार थे मतलब कि। अभी भी गलत है शिवांगी। सर 5 रीजन होते हैं, और एक होता है कि बढ़ा बढ़ा देना, और 200 स्रोतों का वो करना, शोधन करना, स्रोतों की शुद्धि, और चलो एग्जैक्ट सुना दो, किसको श्लोक याद है वो सुना दो जल्दी, जिसको भी याद है। वृद्धि विषय में आकाश स्त्रोतम अन्वेषोधना और वायु निग्रह। क्लियर, तो ये 5 हैं, वृद्धया, विष्यंदनात्, पाकात्, श्रोतमुख विशोधनात् और वायुश्चा निग्रह। तो टोटल 5 होते हैं। जिनको नहीं याद है फिलहाल नंबर लिख लो, कि दोषों को शाखा से वापस कोष्ठ में लाने के 5 साधन हैं। क्लियर, सूत्र स्थान में पढ़ने को मिल जाएगा जब सूत्र पढ़ेंगे। वापस आ जाओ,
तो दो भेद हैं खैर, कोष्ठ आश्रित और शाखा आश्रित। देखो सवाल पूछा जाता है शाखा आश्रित के ऊपर, बहुत जरूरी, कि इसमें मल का वर्ण कैसा होता है, एक बात, और जो अवरोध है वो किसकी वजह से होता है। ठीक है, तो मल का वर्ण लिखा हुआ है तिल पिष्ट निभम, यानी तिल को पीस दें तो वो जो बनता है तो वो देखने में कुछ गारे जैसा होता है, देखने में व्हाइट वाले तिल जो पीसने के बाद होते हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं क्ले कलर्ड स्टूल मॉडर्न में। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या शाखा आश्रित कामला, तिल पिष्ट निभम, एक ये मल का वर्ण है जिसको मॉडर्न में क्ले कलर्ड स्टूल के साथ हम बात करते हैं। दूसरा, इसमें जैसा मैंने कहा कि रुकावट किसकी वजह से होती है, तो मेनली कफ दोष होता है जो इसमें रुकावट उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आपको मैंने अभी बताया कि दोषों को शाखा से कोष्ठ में लाने के लिए 5 उपाय हैं। उन उपाय में पहला उपाय था वृद्धया, तो यानी कि बढ़ा देना दोष को। तो कई बार दोष को बढ़ा के भी चिकित्सा की जाती है, कैसे, तो वो यहाँ पर है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर। समझने की बात है, समझ लेना कैसे। कि किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हुआ तो हम ये मान लेते हैं कि पित्त का मार्ग जो है ना वो रोक लिया गया है, उसको हमको लेके आना है। तो कह रहे हैं कैसे लेके आओगे, कि आप पित्त को बढ़ाते चले जाओ, पित्त को इतना बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो कि ज्यादा बढ़ के वो रास्ते की रुकावट को दूर करके बहकर चलाए, कहने का मतलब है। बात समझ रहे हो, जब कहीं जल ज्यादा भरते जाओगे ग्लास के अंदर, मान लो एक टाइम आएगा निकल के गिरने लगेगा वो। ठीक है ना, तो उस तरह की बात की है कि पित्त वर्धक द्रव्यों का सेवन कराते हैं, कब तक, जब तक वापस मल का रंजन ना होने लगे। आगे लिखा मिलेगा इसके अंदर। तो ये एक चिकित्सा है जो देखने में लगता है कि तो नुकसान कर रहे हैं हम लोग, कि हम दोष को बढ़ा रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि हमें ठीक करना है व्यक्ति को, तो ये चिकित्सा है लेकिन उसकी। मेरी बात समझ में आ गई, कोई डाउट है इसके अंदर जो मैंने कहा? नहीं, ठीक है, देख लो फिर। तो दो भेद, कोष्ठ आश्रित शाखा आश्रित। तो शाखा आश्रित में मल का वर्ण कैसा है, तिल पिस निभम, यानी क्ले कलर्ड स्टूल। और देख लेंगे। अगला है बेटा कुंभ कामला। तो कामला में आपने जो वर्ण देखा, तो वर्ण क्या था, रक्त पीत शक्रण मूत्रो। ठीक है, याद रखना। अब यहां देख रहे हो कुंभ कामला के अंदर, यहां वर्ण क्या लिखा है, कृष्ण पीत शक्रण मूत्रो। जो रक्त पीत था अब की बार वो कृष्ण हो गया, बीमारी और ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, तो कालांतर में खरीभूत होकर कुंभ कामला हो जाता है। कह रहे हैं रोग ठीक नहीं किया आपने, चिकित्सा नहीं की, तो वो कामला कुंभ कामला में कन्वर्ट हो जाएगा। और वर्ण कैसा हो जाएगा, चक्र और मूत्र का, तो कृष्ण पीत शक्रण मूत्रो। पहले था रक्त पीत शक्रण मूत्रो, प्लस यहाँ एक जरूरी पॉइंट क्या है, भृशम शूनश्च मानव। तो स्वेलिंग तो होने ही लगती है एनीमिया के साथ ही, लेकिन यहाँ पे वो स्वेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और यही मेन कैरेक्टर है कुंभ कामला का, कि भ्रशम शून यानी बहुत ज्यादा स्वेलिंग आना। ठीक है, और इसी में आगे लिख रहे हैं कि अगर व्यक्ति की अग्नि बिल्कुल मंद हो जाए, नष्ट अग्नि हो जाए, तो क्षिप्रम ही विपद्यते, शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो नष्ट अग्नि होने पर शीघ्र मृत्यु हो जाती है। आचार्य वाग्भट क्या लिख रहे हैं, कह रहे हैं कामला की उपेक्षा करने से शोभ प्रधान कुंभ कामला हो जाता है। तो सेम बात यहाँ भी पढ़ी आपने, कुछ अलग नहीं है। प्लस इन्होंने पांडु में स्वेदन मना किया है, कि पांडु में स्वेदन नहीं करना चाहिए। लॉजिक समझ आ रहा होगा कि पित्त की प्रधानता से हो रहा है, तो स्वेदन नहीं कराएंगे। यहाँ चिकित्सा सूत्र है, आप जरा देख के आओ ब्रेक में, इसको पढ़ते हैं ब्रेक के बाद, इसको देख के आना। ठीक, 10 मिनट्स वापस आओ, कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।